अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं स्कैम 1992 हर्षद मेहता के बारे में फिर बात करना चाहूँगा। हर्षद मेहता बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, लेकिन जिसे कहते हैं कि ग्रीड इज अ कर्स, और इलीगल मीन्स जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, कानून को आप तोड़ते हैं, कानून को आप वायलेट करते हैं, तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। पहली बात तो ये कि पूरा इंडेक्स चढ़ाने की हर्षद मेहता साहब को ज़रूरत नहीं थी। उनकी थ्योरी बिल्कुल सही थी कि सेलेक्टेड जो कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो ग्रो कर रही हैं, उनको डिस्काउंट रेट पे अगर लेकर लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाए तो उनकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है, और उनके बारे में कॉर्पोरेट ब्रीफिंग देते रहना चाहिए। और मैं इसको मार्केट मोनोपलाइजेशन नहीं समझता कि अगर आपने कोई अच्छी कंपनी पकड़ ली है और इकट्ठी कर ली है, या आपके दोस्तों ने इकट्ठी कर ली है, और उस कंपनी के फंडामेंटल्स वाकई सही हैं, और आप उस दुरुस्त बात को लोगों को अगर मार्केट में बता रहे हैं, या आप उसको मार्केट में, झूठ नहीं है उसमें, गलत बयानी नहीं है, दुरुस्त चीज आप कर रहे हैं, तो वो जरूर करनी चाहिए, ताकि उसका शेयर जो है वो मेरिट पे आए, उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट्स आए। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट्स बेसिकली होती क्यों है, ये बनाई क्यों गई है, ये बनी क्यों है? ये बनी इसलिए है कि इसमें जो सरमाया है वो आम आदमी भी लगाकर मुनाफा कमा सकता है। यानी एक आम आदमी अगर अरब रुपए की फैक्ट्री नहीं लगा सकता, उसके पास 1 लाख रुपए है या 50,000 रुपए है, तो वो भी एक बड़े कारोबार में शामिल हो सकता है। और सरमायाकार को, या जो कंपनी चलाने वाला है, उसको इसका क्या फायदा होता है? उसको ये फायदा होता है कि अगर वो अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करता है, अपने शेयर को एक रीजनेबल प्राइस पे रखता है, एक रीजनेबल डिविडेंड देता है, एतमाद बनाता है अपने शेयर होल्डर का, तो अगर वो 10 प्रोजेक्ट भी करता है तो लोग उसमें, पंजाबी में जिसे कहते हैं अन्य वाह, यानी ब्लाइंडली उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो उस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं। तो उसको ट्रस्ट को ब्रीच नहीं करना चाहिए। उसको अब हमारे मुल्क में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स नहीं है, अभी चीज़ें अपनी सही शक्ल में नहीं है। बाहर के ममालिक में शेयर होल्डर्स के लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा होता है अक्सर कंपनियों ने, जो शेयर होल्डर्स को एजुकेट करती है, या नए इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है कि वो क्यों सरमायाकारी उस कंपनी में करें। तो अगर सरमाए के बगैर बड़ा कारोबार नहीं हो सकता, कॉर्पोरेट अमेरिका के बगैर अमेरिका सुपर पावर नहीं हो सकता, कॉर्पोरेट चाइना के बगैर चाइना सुपर पावर नहीं हो सकता, और एक नया मुल्क जिसने गैर मामूली तरक्की की है, तो एशियन टाइगर का जो है वो नारे मारना और बात है, जिसका नाम इंडिया है, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के बगैर इंडिया इस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच सकता था। क्योंकि नौकरियों के बगैर, बेरोजगारी के साथ, आप जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स ना हो, जब तक आपका मुल्क तरक्की ना कर रहा हो, आपका स्टॉक मार्केट्स तरक्की ना कर रही हो, आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि बड़े बिजनेसेस से ही जॉब्स जनरेट होती हैं, उसी से छोटे बिजनेसेस जो है वो जनरेट होती हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, इंडिविजुअल्स तक आता है एक बड़ी कंपनी का। उनके जियो का जो मोबाइल था, मोबाइल नेटवर्क, अब भी वो दुनिया में एक बड़े नंबर पे, टॉप में वो डेटा कंज्यूम करने वाला मुल्क है इंडिया। अगर जियो मोबाइल ना आता, और वो इस तरीके से सस्ते जो है वो उस पर ना बेचते, मासेस को एड्रेस ना करते, तो डिजिटल इंडिया ना होता। तो ये चीज़ें मुल्कों की तरक्की में रोल अदा करती हैं। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तानियों को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको धीरू भाई अंबानी के ऊपर भी एक थोड़ा सा की स्टडी दूंगा, छोटी छोटी वीडियोस में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखें बात ये होती है कि किसी के भी फुट स्टेप फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, किसी से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बल्कि ये तो हमारी एक तरह से हमारे दीन में है कि जब जो गैर मुस्लिम जो जंगों में कैदी थे, उनको कहते थे कि 10 मुसलमानों को एजुकेट कर दो तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाता था। ये उन जंगों में रिलीजियसली भी रहा है। तो इल्म जिससे भी मिले ले लेना चाहिए, जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए, और सीख लेना चाहिए। वो बंदा क्रिश्चियन हो, वो बंदा जियो हो, वो बंदा हिंदू हो, या वो मजहब में बिलीव ही ना करता हो, जैसे जापानीज हैं और चाइनीज हैं, हम सब उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो तो रिलीजन में ज़्यादातर लोग बिलीव ही नहीं करते। तो हर इंसान ने अल्लाह के पास लौट के जाना है, उसने अपने जिसे कहते हैं नफ़े नुकसान का जवाब खुद देना है। जब हम दुनियावी बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं, तो ठीक है, हमें हराम काम नहीं करने चाहिए, हमें शराब की तजारत में नहीं आना चाहिए, हमें ऐसी तमाम चीज़ें जिनको दीन ने मना किया नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो कैमरा बनाना सिखा रहा है, कोई घड़ी बनाना सिखा रहा है, कोई माइक बनाना सिखा रहा है, कोई लाइट बनानी सिखा रहा है, कोई आपको जो है वो ये क्या आपके एनर्जी सेवर बनाने सिखा रहा है,
एलईडी बनाने सिखा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये कोई फख्र की बात तो नहीं है कि सुई से लेके और जहाज तक हम हर चीज़ इम्पोर्ट ही करें, और हम सो कॉल्ड जिनको कहते हैं कि उनकी कोई रिलीजन नहीं है, उन्हीं की हर चीज़ हम इस्तेमाल करें। तो रिलीजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ये जो कंघी है या ये माइक है या ये लैपटॉप है, ये मुसलमान, हिंदू, यहूदी, लादीन नहीं होता। दीज आर ऑब्जेक्ट्स। तो आप इस स्किल को सीखें, आप इसको ज़रूर बनाएं। आज इंडिया इस लेवल पे है, उसमें हर्षद मेहता का एक रोल था। काश के वो नेगेटिविटी ना डालता है, काश के वो फंड्स को ना करता, तो शायद वो आज भी जिंदा होता और भी और ज़्यादा वो चीज़ को कर रहा होता। राकेश झुंझुनवाला का बड़ा रोल है, रामदेव अग्रवाल का बहुत बड़ा रोल है, दमानी साहब का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह मुझे अपने काम से मोहब्बत है और मैं इसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, मैं इसके बारे में सीखता रहता हूँ, इसके बारे में जानता रहता हूँ। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक डिटेल वीडियो करूँगा जिसके अंदर मैं जो है धीरू भाई अंबानी के आपको बताऊंगा हाइलाइट्स। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि ट्रस्ट उन्होंने अपने शेयर होल्डर का ब्रीच नहीं किया। इसी तरह वॉरेन बफेट के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। वॉरेन बफेट को लोग जनरली, बहुत कम लोगों ने रीड किया है और वो नहीं समझते कि उन्होंने इतनी वेल्थ अकोमुलेट कैसे की है। उसका एक बहुत बड़ा रोल, उन्होंने बिजनेसेस इनकॉर्पोरेट कराए। वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी में से एक स्ट्रेटजी ये थी कि वो अच्छे जो बिजनेसेस थे उन्हें सेलेक्ट करते थे, उनकी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग बनाते थे, उनको कहते थे कि इसको लिस्ट करो, सरमाया मैं दूंगा, हदायत मैं दूंगा, तुम ही चलाते रहो। फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते थे अक्सर, जैसे हमारे यहाँ, जैसे अब मैं अक्सर ये भैया कबाब की बात करता हूँ या बशीर दारुलमाई की बात करता हूँ, या और फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, फर्नीचर बनाने वाली फैमिली है। तो वो उन्हें अप्रोच करता रहा, वो कहता था कि तुम ही उसको चलाओ, मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ हेड ऑफिस से, मैं तुम्हें फाइनेंशियल गाइडलाइन देता रहूँगा, तुम्हें तुम्हारी जो एक्सपेंशन प्लान्स है उन्हें फाइनेंस करता रहूँगा, तुम प्रोफेशनली उसे रन करो और उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। यानी उन्होंने एक चलती हुई फैक्ट्रियों को, चलते हुए कारोबार के अंदर एक कॉरपोरेट का पीछे जो है एक ऑफिस अटैच किया हुआ था। उनके ऑफिस में बहुत ही कम स्टाफ, गालबन 11 से नीचे बंदे काम करते हैं। जब वो जहाज खरीद चुके थे, जिसमें तमाम ऑफिस के स्टाफ जो है वो बैठता था। एक बुक है वॉरेन बफेट में, उसके अंदर वो लिखा भी है उन्होंने कि जो बंदे हैं वो एक हाफ द टेनिस कोर्ट साइज जो है ऑफिस, उसमें वो बैठ जाते थे। तो बात आज हर्षद मेहता की हो रही थी। अनडाउटेडली हर्षद मेहता की मार्केट के लिए बहुत सर्विसेज हैं, जिसने पहली बार मार्केट में वैल्यूएशन इंट्रोड्यूस कराई, जिसने पहली बार मार्केट में इनटेंजिबल एसेट यानी जो गुडविल होती है कि आप उसकी भी प्राइस ले सकते हैं, जो ग्रोथ, प्रोजेक्टेड ग्रोथ होती है, आने वाले वक्त में जो ग्रोथ आपको उस बिजनेस में नजर आ रही होती है, रिप्लेसमेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट उसने और उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाया जब दुनिया अभी बहुत पीछे थी, सिर्फ ये वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट थे। तो बड़ा क्रेडिट उनको जाता है और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात हर एक से सीखनी चाहिए। जो गलत काम उन्होंने किया वो हमें कभी नहीं करना चाहिए, उससे हमें सबक सीखना चाहिए। हर अच्छी बात से हम इंस्पिरेशन लें, उसको हम फॉलो करें, रिपीट करें, और हर बुरी बात जो है उसे हम सबक हासिल करें और उसे हम ना करें। यही एक अच्छी जिंदगी के लिए फार्मूला है। तो मार्केट्स में ज़रूर काम करें, हर्षद मेहता को भी ज़रूर स्टडी करें, इन पर्सनैलिटीज़ को स्टडी करें, कंपनियां लिस्ट कराएं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करें और आगे बढ़ें, ग्रो करें।